गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और मैं रवि कुमार आज की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका सबसे पहला टॉपिक है स्टोन एज। और इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो आप लोगों का सिलेबस डिस्कस किया था। ठीक, आप लोगों ने उसको एक बार देखा भी होगा। तो अब सिलेबस में जो आपका सबसे फर्स्ट यूनिट आता है वो है आपका स्टोन एज का। ठीक, अब स्टोन एज पे जाने से पहले हम कुछ चीज़ें देखेंगे कि जो बेसिक चीज़ें हैं कि वो क्या है। ठीक, ठीक, अगर हम बात करते हैं स्टोन एज की तो स्टोन एज कहाँ से आया। ठीक, अब स्टोन एज में क्या है आपका, हम दो स्टोन एज से पहले हम देखेंगे कि प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री। ठीक, प्री हिस्ट्री क्या होता है? प्री हिस्ट्री वो होता है जिसे हिंदी में बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्री हिस्ट्री में क्या होता है कि हमें रिटर्न एविडेंसेस हमें प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक, इसके लिए हम आर्कियोलॉजी एविडेंसेस का यूज़ करते हैं। ठीक, दूसरा आपका क्या है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में जो है हमें कुछ रिटर्न एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं लेकिन वो इतने क्लियर नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री की तो इसमें जो है रिटर्न एविडेंसेस हमें प्राप्त नहीं होते हैं और प्रोटो हिस्ट्री में रिटर्न एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। बेसिकली प्री हिस्ट्री के लिए हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का यूज़ करते हैं। अब प्री हिस्ट्री में ही जो है आपको हम स्टोन एज के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, अब ये स्टोन एज कहाँ से आया? ठीक, तो अब स्टोन एज के लिए जब हम बात करते हैं, स्टोन एज की जब बात करते हैं तो स्टोन एज जो है सबसे स्टोन एज से रिलेटेड जो भी आपके एविडेंस हैं वो सबसे पहले किसने खोजे। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे कि एक नाम आता है आपका रॉबर्ट बुश फुट। ठीक, अब ये रॉबर्ट बुश फुट कौन थे? ये आपके जो है इन्हें बोला जाता है द फादर ऑफ प्री हिस्ट्री इन इंडिया। ये भारत में आपके प्री हिस्ट्री के जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसके जनक कहे जाते हैं। ठीक, अब रॉबर्ट बुश फुट ने ही जो है सबसे पहले स्टोन एज से रिलेटेड जो एविडेंस थे वो प्राप्त किए थे। ठीक, अब जब इतनी बात हम देख लेते हैं तब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। स्टोन एज। ठीक, अब स्टोन एज को क्या है हम तीन पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। आपका सबसे पहले आता है पैलियोलिथिक, दूसरा है आपका मेसोलिथिक और तीसरा है आपका न्यूलिथिक। पैलियोलिथिक पीरियड की क्या विशेषताएं रही हैं, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स रहे हैं वो हम देखेंगे। दूसरा मेसोलिथिक की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रही हैं वो हम देखेंगे। तीसरा आपका न्यूलिथिक्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रही हैं वो हम देखेंगे। अगर हम मेजरली देखें तो सबसे पहले हम इसमें क्या है पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक में क्या है आपका हंटिंग है, फूड गैदरिंग है। दूसरा आपका क्या है मेसोलिथिक में ट्रांजिशन पीरियड है आपका, ये आपका एनिमल हस्बेंड्री है इसमें। तीसरा आपका न्यूलिथिक जिसमें एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब ये तीनों पीरियड जो है किस तरीके से ट्रांजिशन हो रहा है, किस तरीके से जो है हमें यहाँ पे एविडेंसेस देखने को मिल रहे हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पैलियोलिथिक जब सबसे पहले हम बात करते हैं पैलियोलिथिक की, जब बात करते हैं पैलियोलिथिक की तो इसका टाइम पीरियड है आपका 2.6 मिलियन टू 1000 BCE। आपको BCE और CE में डिफरेंस पता है? BCE का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट से पहले का टाइम, और CE का मतलब आपका जीसस क्राइस्ट से बाद का टाइम। यह CE को बोल देते हैं हम आपका ADB। ठीक है, तो पैलियोलिथिक का जो टाइम पीरियड है आपका वो आपका है 2.6 मिलियन से आपका
10,000 BCE। ठीक, अब इस पैलेलिथिक को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। ठीक, इसमें क्या तीन पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। पहला आपका आता है लोअर पैलेलिथिक, दूसरा है आपका मिडिल पैलेलिथिक और तीसरा है आपका अपर पैलेलिथिक। पैलेलिथिक की तीन स्टेज हो गई हैं आपकी। लोअर पैलेलिथिक है आपका, दूसरा आपका मिडिल पैलेलिथिक है और तीसरा आपका अपर पैलेलिथिक है। अब इन तीनों ही पीरियड में जो पैलेलिथिक के तीन पीरियड हैं उसमें हम क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलते हैं उसके बारे में देखेंगे। वो किस बेसिस पे देखने को मिलते हैं, हमें वो टूल्स के आधार पर देखने को मिलते हैं। ठीक, अब उसमें क्या है कि लोअर पैलेलिथिक में के टूल्स कैसे थे उसकी बात करेंगे। तो लोअर पैलेलिथिक्स में जो टूल्स थे आपके, लोअर पैलेलिथिक्स में जो टूल्स थे आपके वो दो तरह के कल्चर को डिपिक्ट करते हैं। पहला है आपका पेबल्स या जिसे सोहन कल्चर भी बोलते हैं। उसमें आपके दो तरीके के टूल्स आते हैं, चॉपर एंड चॉपिंग। अभी मैं आपको इमेज भी दिखाऊंगा कि चॉपर टूल्स क्या होते हैं और चॉपिंग क्या होते हैं। ठीक, दूसरा है आपका अशूलियन कल्चर। स्क्रीन जो है, ठीक, दूसरा है आपका अशूलियन कल्चर। तो जब हम लोअर पैलेलिथिक की बात करते हैं तो दो तरह के कल्चर उसमें आते हैं आपको। आपका है पहला सोहन कल्चर जिसे पेबल कल्चर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जिसमें आपके दो तरीके के टूल्स हमें दिखाई देते हैं। ठीक, जिसमें आपका चॉपर है, दूसरा आपका चॉपिंग है। अब ये चॉपर टूल्स क्या कैसे होते हैं, इसको मैं आपको एक बार इमेज इसकी दिखाता हूँ। ये आप जो देख रहे हैं, कहाँ से इसमें, ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके के जो भारी भरकम टूल्स हैं ये आपके चॉपर और चॉपिंग टूल्स हैं। ठीक, तो जितने भी ये भारी भरकम टूल्स होते हैं, पत्थर जो आपका बड़ा वाला होता है वो आपका बेसिकली चॉपर टूल्स होता है। ठीक, अब बात करते हैं हम उसके दूसरे पार्ट की। अब बात करते हैं हम मिडिल पैलेलिथिक की। तो मिडिल पैलेलिथिक की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपके, मिडिल पैलेलिथिक का जो मेन फीचर्स है वो आपके फ्लेक टूल्स हैं। फ्लेक टूल्स का मतलब आप समझते हैं, शार्प। ठीक, तो इसमें हमें क्या है, तीन तरीके के टूल्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं। पहला है आपका स्क्रैपर, ठीक, दूसरा है आपका बोरर और तीसरा है आपका पॉइंट। ठीक, अब इसको हम याद कैसे रखेंगे कि कौन कौन से टूल्स हैं। इसे याद रखने का एक अब अच्छा याद रख सकते हैं, BSP क्या मतलब होता है इसका। इसका मीन्स होता है बहुजन समाजवादी पार्टी। ठीक, तो ये एक टेक्निक्स आप याद रख सकते हैं कि हाँ BSP क्या है, आपका मिडिल पैलेलिथिक के टूल्स हैं। कौन है, बोरर, स्क्रैपर एंड पॉइंट्स। ठीक, अब इसमें क्या है कि स्क्रैपर, अब स्क्रैपर आपने देखा होगा, एक जो छड़ टाइप का होता है, खुरचनी जिसे बोलते हैं हिंदी में। ठीक, तो दूसरा आपका बोरर और तीसरा है आपका पॉइंट। अब बात करते हैं अगर हम अपर पैलेलिथिक की, तो इसके मेन फीचर्स क्या हैं। इसके मेन फीचर्स क्या, इसके जो टूल्स थे वो बेसिकली आपके ब्लेड और ब्यूरिन। तो इस टाइम पीरियड की जब हम बात करते हैं तो इसमें दो तरीके के टूल्स हम पढ़ते हैं। पहला आपका ब्लेड है जो बहुत शार्प होते थे और दूसरा आपका ब्यूरिन है। अब आते हैं हम अपने इसके कल्चरल पैटर्न पे। ठीक, अब आते हैं इसके कल्चरल पैटर्न पे। अब पैलेलिथिक का जब हम कल्चरल पैटर्न की बात करते हैं तो इस टाइम के आपने देखा होगा कि जब ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है तो उस टाइम पर जो ह्यूमन था वो किस तरह से रहा करता था। ठीक है, एकदम खुले आसमान के नीचे। ठीक है, और उसका मेन जो है फूड क्या था,
मतलब मांस वगैरह खाना, ठीक है, हंटिंग करना, ठीक, फूड गैदर करना। तो उस टाइम पर जो पैलियोलिथिक पीरियड था उसके मेन फीचर्स भी हम इसी तरीके के देखते हैं। सबसे पहले क्या है आपका इसमें सबसे पहले आपका हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, ठीक है, वो लोग शिकार किया करते थे। और दूसरा खाद्य संग्राहक थे, मतलब फूड गैदरिंग किया करते थे। बेसिकली जो है इस टाइम पर जो भी ह्यूमंस थे वो पूरी तरह से जो है नेचर पर डिपेंड थे, प्रकृति पर डिपेंड थे, क्योंकि अभी तक जो है एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग नहीं हुआ था। और एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग ना होने की वजह से जो है वो कंज्यूमर ही रहे, प्रोड्यूसर नहीं बन पाए थे, ठीक। दूसरा क्या था, ह्यूमन लिव्ड इन ओपन एयर साइट्स और इन नेचर केव्स एंड रॉक शेल्टर्स, ठीक। वो जो है गुफाओं में रहा करते थे, शेल्टर्स में रहा करते थे, ठीक है, खुले आसमान के नीचे रहा करते थे। तीसरा है आपका ह्यूमन लिव्स इन बैंड सोसाइटी। बैंड सोसाइटी से आप समझते हैं बैंड सोसाइटी क्या होता है? बैंड सोसाइटी होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल अराउंड 30 एंड 50, ठीक, 30 से लगभग 50 लोगों का जो समूह होता है वो एक बैंड सोसाइटी के रूप में हम देखते हैं। तो इसके मेन फीचर्स की अगर बात करते हैं तो इस टाइम पर जो है किस तरह से ह्यूमन जो है रह रहा था। आपका पहला खुले आसमान के नीचे, उसका मेन काम क्या था, हंटिंग करना था, फूड गैदरिंग करना था। क्यों? क्योंकि अभी तक एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग नहीं हुई थी। दूसरा, इस टाइम तक जो है ह्यूमन अपना जो है प्रोड्यूसर नहीं हो पाया था, दूसरा कंज्यूमर ही था। इस वजह से उसका जो लाइफ स्टाइल था उसमें जो है स्टेबिलिटी नहीं आ पाई थी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आप सभी को? अब बात करते हैं इसके ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, कि पैलियोलिथिक साइट्स हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इसके हम जब बात करते हैं पैलियोलिथिक साइट्स की तो सबसे पहले बात आती है इसमें बेलन घाटी, ठीक, बेलन वैली की। तो ये है बेलन वैली, ये कहाँ पर है आपका? यूपी में है। दूसरा आपका भीमबेटका। अब जब भीमबेटका की बात आई है तो इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखाता हूं। न्यू स्लाइड। भीमबेटका। अब इस पे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं? पहला, जो आपकी पैलियोलिथिक पेंटिंग है जो अपर पैलियोलिथिक में हमें देखने को मिलती है वो आपके भीमबेटका जो केव्स हैं उसमें हमें देखने के लिए मिलती हैं। ये कहाँ पर पड़ता है आपका भीमबेटका? आपका रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहाँ पर है ये? IMP में आपका, ठीक। अब इसके क्या क्या फीचर, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं भीमबेटका की, इस पे क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है? पहला क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि सबसे पहले जो है आपके जो पेंटिंग्स हैं, केव पेंटिंग्स, वो कहाँ पर देखने को मिली है हमें? भीमबेटका में, ठीक। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है? भीमबेटका के जो पेंटिंग्स हैं उनके बारे में 3-4 स्टेटमेंट आपको देगा कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके जो पेंटिंग्स हैं वो भीमबेटका में देखने को मिलते हैं। और दूसरा खाद्य संग्राहक, ठीक, जो फूड गैदरिंग वाली है वो पेंटिंग्स देखने के लिए मिलती हैं। तो इस तरीके से 3-4 स्टेटमेंट बना के आपको इससे पूछ लेगा। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है? तीसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भीमबेटका जो केव्स है, ठीक, इस सबसे पहले इसकी जो पेंटिंग्स थी वो किसने देखी थी? तो इसमें एक नाम आता है वाकाकर। सबसे पहले इन्होंने जो है भीमबेटका में जो पेंटिंग्स थी उनको देखा था। तो इसका नाम भी सबसे ज़्यादा पूछता है आपसे क्वेश्चन में। और दूसरा सबसे जो मेन क्वेश्चन आपका आता है वो यही आता है कि सबसे पहले जो है पेंटिंग्स हमें कहाँ दिखाई देती है पैलियोलिथिक में? अपर पैलियोलिथिक से दिखाई देने लगती हैं जो आपके भीमबेटका में है। अब इस भीमबेटका का इस भीमबेटका का जो मेन है आपका वो मेसोलिथिक में ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम सिर्फ अपर पैलियोलिथिक की बात करते हैं तो अपर पैलियोलिथिक से हमें भीमबेटका में जो वहाँ की पेंटिंग्स हैं वो हमें दिखाई देने लगती हैं, ठीक। तीसरा है आपका नेवासा जो महाराष्ट्र में है।
तीसरा है आपका नेवासा जो महाराष्ट्र में है। चौथा है आपका रेवात जो आपका सोन वैली में है। पांचवा है आपका डिडवाना जो राजस्थान में है। और छठा है आपका पटना जो महाराष्ट्र में है। ठीक, यहाँ तक आपको कोई डाउट है? ठीक, यहाँ तक ये समझ में आया? तो अब इसको याद करने के लिए हम क्या सोच सकते हैं? ये अब इतनी सारी साइट्स हैं, ये याद कैसे रखा जाएगा? मान लीजिए पूछ लिया क्वेश्चन में कि जो है कि इनमें से कौन सी साइट्स पैलेलिथिक साइट्स है या इसमें से कौन सी साइट्स पैलेलिथिक साइट्स नहीं है, आप उसको कैसे याद रखोगे? ये सारी साइट्स तो आपको याद रखनी ही है, लेकिन ये याद कैसे रहेंगी? आप इसके लिए कुछ सोच सकते हैं? कुछ सोच सकते हैं इससे? अगर इससे कुछ बना है तो क्या बन सकता है? इंग्लिश में ही अगर लिखें, जैसे हम चैट लैंग्वेज यूज करते हैं अपनी, तो क्या लिख सकते हैं? क्या लिखा है? बीवी ने रात को डिनर पर बुलाया। ये सेंटेंस याद रहेगा। अब इससे क्या रहेगा? बीवी मतलब बेलन वैली, दूसरे बीवी का मतलब आपका भीमबेटका, ने का मतलब नेवासा, और रात का मतलब रिवार, और डिनर का मतलब डिडवाना है, और पर का मतलब पटना है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? तो इस तरीके से जब हम एक सेंटेंस से जो है ये सारी साइट्स याद रखेंगे तो ये हमारे लिए साइट्स याद करना आसान हो जाएगा। और यहाँ से मेजरली जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो यहाँ से आपका साइट्स पर ज़्यादा पूछे गए हैं, या उसकी जो इसकी विशेषताएं हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, उस पर पूछे गए हैं। या फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है, आपको जो है ये मैचिंग कराने के लिए दे सकता है कि भीमबेटका आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, यहाँ से आपको मैच कराने के लिए पूछ लेगा। डिडवाना राजस्थान में है, पटना ये आपका महाराष्ट्र में है। ये पटना वो वाला पटना नहीं है, इसको पाटनी, हिंदी में पाटनी लिखा जाता है, पाटनी। ठीक है, तो ये वो बिहार वाला पटना नहीं है। ठीक है, तो इसको जो है वो मैचिंग कराने के लिए पूछ सकता है। यहाँ तक एकदम क्लियर? अब बात करते हैं हम नेक्स्ट उसके, तो आपका अब बात करते हैं हम मेसोलिथिक की। तो मेसोलिथिक का आपका टाइम पीरियड क्या है? 10,000 से 4000 BC तक। इसका जो टाइम पीरियड है आपका वो है आपका 10,000 BCE से आपका 4000 BCE तक। ठीक, अब इस मेसोलिथिक पीरियड जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में आपके इसी से ही पूछे गए हैं अभी तक। ठीक, या वो इसकी साइट से पूछा गया हो, चाहे वो इसकी करेक्टरिस्टिक्स से पूछा गया हो, या कोई मैचिंग के लिए पूछ लिया है, या इसी का ही सबसे फेमस टॉपिक है भीमबेटका जो मैं अभी बात कर रहा था, उससे पूछा है। तो सबसे ज़्यादा इस स्टोन एज में हम मेसोलिथिक या फिर इसके बाद जो न्यूलिथिक पीरियड आएगा उसके बारे में हम बात करेंगे। अब मेसोलिथिक के सबसे मेन फीचर्स क्या थे? मैंने स्टार्टिंग में लिखा हुआ था एनिमल हस्बेंड्री। ठीक, उसमें क्या है आपका पशुपालन के हमें साक्ष्य दिखाई देते हैं जो एविडेंस है। तो अब इसकी बात करते हैं। तो मेसोलिथिक को हम किस किस एज के नाम से जानते हैं? एपिपैलियोलिथिक एज, अर्ली न्यूलिथिक एज एंड ट्रांजिशन फेज। तो बेसिकली मेसोलिथिक एक ट्रांजिशन पीरियड था, किससे किसमें? पैलियोलिथिक से आपका मेसोलिथिक में। इसमें क्या था कि धीरे धीरे जो है यहाँ पे हमें पशुपालन के या एनिमल हस्बेंड्री के जो एविडेंस हैं वो हमें दिखाई देने लगे थे। ठीक, यहाँ पे धीरे धीरे, लेकिन अभी भी क्या था, जो ह्यूमन था वो अभी भी क्या बोलते हैं उस पर हंटिंग पे ही डिपेंड था। लेकिन हमें यहाँ पर कुछ जो एविडेंस है वो हमें
एनिमल हस्बेंड्री के हमें दिखाई देते हैं। एक तरीके का ये ट्रांजिशन पीरियड था। और दूसरा इसमें सबसे जो इसकी मेन फीचर है वो आपके टूल्स टेक्निक्स के हैं। यहाँ इस पीरियड के जो टूल्स थे आपके वो बहुत ही छोटे थे। उनका जो साइज होता था वो 1 सेंटीमीटर से लगा के आपका 5 सेंटीमीटर का होता था। और इन जो टूल्स है, इन्हीं टूल्स को हम किस नाम से और जानते हैं? माइक्रोलिथिक टूल्स। ठीक, ये एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है मेसोलिथिक पर, इसके फीचर्स के ऊपर, कि मेसोलिथिक के जो टूल्स होते हैं उनको किस नाम से हम लोग जानते हैं? माइक्रोलिथ्स। और जो इस पीरियड की या इस कल्चर की जो इस एज की जो है सबसे ज़्यादा मेन इसका करेक्टरिस्टिक्स है आपकी। ठीक, अब चौथा आपका क्या है इस टाइम पर? क्या है जो आपकी बिगिनिंग किसकी हो रही थी? एक आपकी एरो और स्पीयर की, जो तीर और भाला है वो इस टाइम पर हमें देखने लग रहे थे, जिससे क्या है कि शिकार करना आसान हो गया था, मछली को पकड़ना। उस टाइम पर क्या है कि इतना ज़्यादा स्टेबिलिटी तो आई नहीं थी जीवन में। तो उस टाइम पे क्या था कि थोड़े जो औजार थे, जो उपकरण बनाए जा रहे थे वो थोड़े से बेहतर बनाए जाने लगे, पहले एक से बेहतर बनाए जाने लगे। ठीक, और दूसरा क्या था कि तीर वगैरह जो इस तरीके के बनाए गए थे उससे मछली पकड़ना आसान हो गया। जाल बनाए गए मछलियों के लिए। ठीक है, हंटिंग करने के लिए जो तीर था, ये भाला था, वो और अच्छी क्वालिटी का बनाया जाने लगा था। चौथा, इस जो एज के जो हमें एविडेंस हमें दिखाई देते हैं, जो सबसे मेन है वो है आपका भीमबेटका। तो भीमबेटका के पास जितने भी शिलाश्रय या फिर जितने भी हमें पेंटिंग्स मिली हैं उसमें बेसिकली हम क्या देखते हैं? वाइल्ड एनिमल की, जो जंगली जानवर थे उनके शिकार के हमें पेंटिंग्स दिखाई देती हैं। उनके जो मांस मतलब एक तरीके से जंगली जानवरों के खाद्य संग्रह के पेंटिंग्स हमें दिखाई देती है कि जो है उनको जो है इकट्ठा कर रहे हैं एक तरीके से। तो इस तरीके के जो है हमें वहाँ पे पेंटिंग्स देखने के लिए मिलती हैं। अरुण जरा गूगल खोलना। ठीक है, थोड़ा सा पिक्चर दिखाना था वो। ठीक है, अब जब बात करते हैं हम इसके कल्चरल पैटर्न की, तो इसका कल्चरल पैटर्न क्या था? अभी हमने देखा कि एक तरीके का ट्रांजिशन पीरियड था। ठीक है, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रही थी, जो ह्यूमंस है वो धीरे धीरे जो है अपने एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ रहा था, बट एग्रीकल्चर का भी जो है यहाँ पे खोज नहीं हुई थी। ठीक, तो यहाँ पर क्या देखते हैं? इंडिकेटर्स ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पे क्या है आपका? इंडिकेटर्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। जो जनसंख्या है उसमें धीरे धीरे वृद्धि हो रही थी। मोस्ट ऑफ द शेल्टर्स इन भीमबेटका आर ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो जितने भी जो है आपके शिलाश्रय थे, शेल्टर्स थे, वो कहाँ पर हमें दिखाई देते हैं? वो भीमबेटका में दिखाई देते हैं इस पीरियड में। तीसरा आपका क्या है? एविडेंस ऑफ ब्यूरल फ्रॉम बागोर, सराय नाहर राय एंड लंगनाज। तो जितने भी जो है वहाँ पे शवाधान की जो मानव कंकाल के जो हमें एविडेंस मिले हैं, तो वो कहाँ पर है? बागोर में मिले हैं और सराय नाहर और लंगनाज में मिले हैं। ठीक, तीसरा है आपका एविडेंस ऑफ ग्रेव गुड्स लाइक बोन बीट्स, बोन रिंग्स। तो जितने भी हमें जो कब्रों से एविडेंस मिले हैं, चाहे वो आपका ये हड्डी के जो मनके होते हैं वो हों, या आपके हड्डी से बने हुए जो अंगूठी हैं वो हों, तो वो हमें सब कहाँ से मिले हैं? कब्रों से मिले हैं। तीसरा क्या है? जो किस चीज़ को डिपिक्ट करता है यहाँ पे? वो जो यहाँ पर डिपिक्ट करता है कि लोग उस टाइम के जो लोग हैं वो मृत्यु के बाद भी जो है जीवन में ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, वो इस चीज़ को डिपिक्ट करता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? अब इसका जो मेन फीचर्स तीसरा क्या है आपका? चौथा, वो है आपका पेंटिंग्स का, कि यहाँ की जो पेंटिंग्स हैं वो किस चीज़ को डिपिक्ट कर रही हैं। तो जो भीमबेटका की जो पेंटिंग है वो मेजरली आपकी हंटिंग पे है। तीसरा आपका फूड गैदरिंग पर है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भीमबेटका की जो केव्स के ऊपर 4 आपको स्टेटमेंट देगा कि जो पेंटिंग्स है वो क्या डिपिक्ट करती है। जो भीमबेटका की जो पेंटिंग्स है आपके, उसमें हंटिंग के कुछ पेंटिंग्स हैं, चित्र बने हुए हैं, फूड गैदरिंग के हैं, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, कुछ एनिमल्स के हैं, वाइल्ड एनिमल्स के। तो इस तरीके की जो पेंटिंग्स हैं वो आपके भीमबेटका से हमें
दिखाई देती हैं। और यहीं से जो है भीमबेटका के कल्चर, इसका मेसोलिथिक के कल्चर का हमें कुछ जानकारियाँ मिलती हैं कि किस तरीके का जो है उस टाइम पर कल्चर रहा था, किस तरह से लोग जो है वहाँ पर रहा करते थे। ठीक, इस टाइम पर भी जो है बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आपकी नहीं दिखाई देती है जीवन में। अब बात करते हैं हम मेसोलिथिक न्यूलिथिक पीरियड की आपकी, तो उसमें आपका क्या है, सॉरी अभी बात करते हैं इम्पोर्टेंट साइट्स की। तो आपका जो मेसोलिथिक के जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं तो उसमें कौन कौन से हैं आपके। पहला है आपका बागोर। अब मेसोलिथिक से क्या क्वेश्चन बनेगा, मेसोलिथिक से मैंने आपसे बताया कि 3-4 तरह से क्वेश्चन बनता है। पहला उसका कैरेक्टरिस्टिक से बनेगा मेसोलिथिक की, उसके टूल्स पे बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपका जो एक इसका इंपॉर्टेंट साइट है वो आपका भीमबेटका, दूसरा क्वेश्चन वहां से बन सकता है, उसमें भी 4 स्टेटमेंट दे सकता है, या फिर आपसे जो है पेंटिंग्स के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, चौथा क्वेश्चन आपका जो इतनी भी मेसोलिथिक साइट्स हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि द फर्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, कि पशुपालन के पहले साक्ष्य हमें कहाँ दिखाई दिए, तो वो आपका आंसर हो जाएगा बागोर, राजस्थान में। ठीक है, दूसरा क्या है आपका 14 ह्यूमन स्केलेटन्स एंड कॉपर नाइफ, कि जो 14 मानव शवाधान है या और एक जो तांबे का जो चाकू है वो हमें कहाँ, उसके एविडेंस हमें कहाँ दिखाई देते हैं, लंगनाच, गुजरात में। तीसरा आपका क्या है आदमगढ़, आदमगढ़ कहाँ पर पड़ता है आपका, मध्य प्रदेश में। यहाँ से भी हमें पशुपालन के एविडेंस हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे हमें एनिमल हस्बेंड्री के 2 साइट्स हमें दिखाई देती हैं जहाँ पर हमें एनिमल हस्बेंड्री के एविडेंस हमें मिले हैं। पहला आपका क्या है बागोर है और दूसरा आपका आदमगढ़ है। अब बात करते हैं चौथी साइट्स की, तो चौथा साइट्स आपका है भीमबेटका। जैसे मैंने अभी बताया भीमबेटका के बारे में पहले भी, तो ओल्डेस्ट पेंटिंग ऑफ वाराह एंड गणेशा इज फाउंड। यहाँ पे जो है वाराह और गणेश की जो है प्राचीनतम मूर्ति, प्राचीनतम जो पेंटिंग्स हैं वो हमें मिली हैं, उसके चित्र हमें मिले हैं। दूसरा इंस्क्रिप्शंस इन ब्राह्मी लेटर्स ऑफ कुषाण एंड गुप्ता पीरियड, कुषाण और गुप्ता पीरियड के जो ब्राह्मी अक्षरों के जो शिलालेख हैं वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं पेंटिंग के साथ साथ। में क्या पूछोगे, तो अभी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हुए तो उसमें आपको ये सारी चीजें दिख, ठीक है। तो आपका जो चौथा साइट था आपका वो है आपका चौपानी मांडो, जो आपके उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है। यहाँ पे हमें किस चीज के एविडेंस मिले हैं, आपके वाइल्ड राइस के एविडेंस मिले हैं। दूसरा आपको यहाँ क्या मिला है, हैंडमेड पोट्रीज मिली हैं जो हस्त निर्मित मृदभांड होते हैं, और आपका ग्रेनरीज मिली है जो अन्नागार होते हैं जहाँ पर अन्न को स्टोर किया जाता है। आपका पांचवा कौन सा साइट है, सहारनाहर राय, जो कहाँ पर है, वो भी आपका यूपी में है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपका कई बार पूछा जाता है कि 4 ह्यूमन स्केलेटन्स टुगेदर इन 1 ग्रेव, मतलब एक ही कब्र में 4 मानव शव कंकाल प्राप्त हुए हैं यहाँ पे। तो ये बहुत आपसे पूछता है कि वह कौन सी साइट्स है कि जहाँ पर एक ही कब्र में 4 ह्यूमन स्केलेटन्स प्राप्त हुए हैं, 4 मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं, कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो आप यहाँ पर क्या आंसर लगाओगे, सहारनाहर राय। दूसरा आपका है महादहा, जो कहाँ पर है, वो भी आपका यूपी में है। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है, बोन टूल्स एंड ऑर्नामेंट्स। तो यहाँ पे हमें जो हड्डी से बने जो टूल्स हैं वो हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट आपका साइट्स कौन सा है, दमदमा, ठीक है। जो आपका सबसे लास्ट साइट है वो आपका है दमदमा, जो कहां पर है, यूपी में है। और यहां से हमें क्या मिला है, आपका 41 ह्यूमन ब्यूरल्स। तीसरा 3 ह्यूमन स्केलेटन्स टुगेदर इन 1 ग्रेव। आप इस चीज में कंफ्यूज मत हो जाना। पहला है आपका जहां पर सहारनाहर राय, यहाँ पर मिला है आपको एक कब्र के अंदर 4 ह्यूमन स्केलेटन्स, और दमदमा में मिला है आपका एक ही कब्र के अंदर 3 ह्यूमन स्केलेटन्स। तो एक में आपको 4 मिले हैं और एक में आपको 3 मिले हैं। तो इसको ध्यान बहुत रखना है। तो जहां 4 मिले हैं वहां आप क्या लगाओगे, सहारनाहर राय, और जहां पर 3 मिले हैं वहां आप क्या लगाओगे, दमदमा, ठीक। तो इस तरीके के जो ये मेसोलिथिक साइट्स हैं,
तो ये आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आपसे क्या पूछ सकता है क्वेश्चन, यहाँ से आपको जो है साइट्स देगा एक साइट में, और दूसरा वहाँ पे उसके एविडेंस कि कौन किस चीज़ का एविडेंस कहाँ से मिला है। मान लीजिए पहला आपने उसने बागोड़ दे दिया, साइड में दे दिया आपका 14 ह्यूमन स्केलेटॉन्स, नीचे दे दिया आपका लंगनाज, यहाँ साइड में दिया है आपका एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। तो आप उसको मैच करोगे कि कौन सा किससे मिलता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है, आपका बागोड़ देगा साइड्स एंड देन दूसरी साइड उसका डिस्ट्रिक्ट दे देगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है कि किस तरह से क्वेश्चन बन रहा है। तो ये बहुत याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इन साइट्स को कैसे याद रखा जाएगा कि कौन कौन सी मेथोलिथिक साइट्स हैं, तो इसके लिए हम क्या देख सकते हैं, तो इसके लिए क्या बन सकता है, कुछ सोचो क्या बन सकता है। क्या लिखा है मैंने, ये लिखा है कि बेटा लैब चलोगे, साथ में दवा लाना है। एक लाइन है बट इसमें सारी साइड्स है। अब इसमें क्या है, बेटा से क्या है आपका बागोर, लैब से मतलब क्या है आपका, एल से है लंगनाज, ए से है आपका आदमगढ़, बी से है आपका भीमबेटका। क्लियर। तीसरा है चलोगे मतलब चौपानी मंडो, साथ मतलब सराय नहर राव, में महादहा, और दवा लेने मतलब दमदमा। तो ये क्या है बेटा, लैब चलोगे। लैब मोस्टली जैसे फार्मास्यूटिकल लैब होती है, कई बार तो दवा लेने जाते हैं ना आप कई बार लैब से, तो बेटा लैब चलोगे, साथ में दवा लाना है। तो उस तरीके से अगर हम एक सेंटेंस में इसको चलते चलते भी अगर आप बोलोगे तो आपको साइट्स याद रहेगा। अच्छा सर ने ये साइट्स बताया था, ये कौन कौन सी साइट्स मेसोलिथिक साइट्स हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है, आपको 4 साइट्स दे देगा, उसमें से 3 आपकी ये होंगी कि आदमगढ़ है, भीमबेटका है और चौपानी मंडो है, और एक पैलियोलिथिक साइट्स दे देगा बेलन वैली। और उसमें से पूछेगा कि इनमें से कौन सी साइट्स जो है मेसोलिथिक साइट्स नहीं है। आप टिक करो कि बेलन वैली जो है नहीं है। तो ये 3 जो है आपकी मेसोलिथिक साइट्स है। क्लियर। ठीक। अब इसमें क्या, अब अगला क्या है आपका, कौन सा पीरियड है, अगला चलते हैं हम लोग, ये आपका न्यूलिथिक पीरियड। अब न्यूलिथिक की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है पीरियड अपने आप में, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग हो जा रही है। ठीक। और दूसरा आपका क्या है, जो ह्यूमन अभी तक प्रोड्यूसर नहीं बना हुआ था, सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर था, उत्पादक उपभोक्ता के रूप में था, वो इस टाइम पर क्या है, उत्पादक के रूप में भी हो गया है। इस टाइम पर जो है मानव कृषि का कार्य करने लगा था, पशुपालन अपना धीरे धीरे बढ़ चुका था। उसका हमने देखा कि मेसोलिथिक में हमें एनिमल हस्बेंड्री के एविडेंस दिखाई देते हैं, तो वो चीज़ जो है इस पीरियड में आके और ज़्यादा हमें दिखाई देती है। तो उससे क्या हुआ कि जैसे जैसे जो है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का हमें देखने को मिलता है विकास, तो उससे जो है कि यहाँ के जो लोग थे उनके जो लाइफ स्टाइल था कि उसमें क्या था, स्टेबिलिटी आने लगी। जैसे एग्रीकल्चर, इसका मेन आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में 3 बताया आपका, पैलियोलिथिक का मेन क्या है, हंटिंग, मेसोलिथिक का मेन क्या है आपका, एनिमल हस्बेंड्री, एंड देन न्यूलिथिक का मेन क्या है आपका, एग्रीकल्चर। तो जब आप तीनों को एक माइंड में रख के पढ़ते हैं ना, तो आपको क्लियर रहता है कि हाँ यहाँ से जो है एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग हुई है, यहाँ पर जो है आपका हंटिंग था, और यहाँ पर आपका एनिमल हस्बेंड्री था। तो इस तरीके से मेन यहाँ पर जो आपका फीचर्स है न्यूलिथिक का, वो है आपका एग्रीकल्चर। ठीक है। और इस टाइम पर क्या था आपका, फूड प्रोडक्शन की जो है बिगनिंग हो गई थी। यहाँ पर जो है खाद्य उत्पादन किया जाने लगा बड़ी मात्रा में। दूसरा क्या था कि शिफ्ट फ्रॉम ए फूड गैदरिंग हंटिंग इकोनॉमी टू एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। जो अभी तक जो है जो हंटिंग किया करते थे लोग, जो फूड गैदरिंग किया करते थे, वो एक तरीके से किस में शिफ्ट हो गए, आपके एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी में शिफ्ट हो गए। इस टाइम पर एग्रीकल्चर को, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे आपके न्यूलिथिक
एज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी बात हम कर रहे थे। तो यहाँ पर हमने देखा था कि किस तरीके से जो है एग्रीकल्चर की स्टार्ट हो रहा है, ठीक। और दूसरा आपका क्या है, जो हंटिंग अभी तक होती थी या फूड गैदरिंग होती थी, उससे जो है आपका एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा फीचर्स आपने देखा था। तीसरा आपने देखा था कि यहाँ पर जो है व्हील का इन्वेंशन हो रहा है, ठीक है, पहिए का आविष्कार हो रहा है, जिसने जो है जो मानव लाइफ थी उसको बहुत ज़्यादा इजी कर दिया था, ठीक है, उसके लाइफ में जो है गतिशीलता लेके आया था। चौथा आपका यहाँ पे पोट्रीज देखने को हमें मिलती है, वो व्हील मेड पोट्रीज देखने को मिलती हैं। और पांचवा आपका है यहाँ पर स्मूथ एंड शार्प एरो हेड एंड पॉइंट्स। जितने भी जो है आपके जो एरो थे, शार्प तेज जो आपके तीर थे या फिर आपके पॉइंट्स थे, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ थे और बहुत तेज थे। चौथा है आपका, पांचवा है आपका एविडेंस एंड बोन्स टूल्स। जो हड्डी के उपकरण थे वो हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। और आपका छठा है आपका सिमेट्रिकल टूल्स एंड पॉलिश टूल्स। तो इस टाइम के जो टूल्स थे बहुत ज़्यादा पॉलिशदार थे, ठीक है, पॉलिशदार उपकरण इस टाइम पर हमें दिखाई देते थे। जो इस टाइम के जो टूल्स थे उनकी क्वालिटी बहुत हाई लेवल की होती थी, अच्छी क्वालिटी के होते थे, बढ़िया होते थे, तेज़ धारदार होते थे, पॉलिशदार होते थे। तो इस तरीके के टूल्स हमें मतलब किसके कंपैरिजन में, एज ए पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक के कंपैरिजन में। अब अच्छे का मतलब आज के टूल से मत समझना, इसका मतलब है कि एज कंपैरिजन पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक से इस टाइम के जो टूल्स थे वो पॉलिशदार थे, अच्छे मजबूत होते, ठीक है। अब बात करते हैं इसके साइड्स की। अब बात हम करते हैं इसके न्यूलिथिक साइट्स की, ठीक है। तो अब न्यूलिथिक साइट्स में क्या है, अब न्यूलिथिक साइट्स अपना पे बहुत सारी साइट्स हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बनता है, और इसके साइट्स और इसके एविडेंस से क्वेश्चन बनता है। और तीसरा आपका यहाँ के इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन बनता है कि कौन से पूछेगा आपका कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका न्यूलिथिक साइट्स के बारे में सही है या नहीं है। अब इस टाइम पर क्या था, एक चीज़ और कि इस टाइम पर क्या था कि जिस तरीके से एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का जो हमें दिखाई देता है शुरुआत, उसके कारण जो है जो वी गोल्डन चाइल्ड है आपके, ठीक है, उन्होंने जो है इसको क्या कहा है, न्यूलिथिक रेवोल्यूशन कहा है। ये आपसे पूछ भी सकता है कि किसने जो है न्यूलिथिक एज को न्यूलिथिक रेवोल्यूशन कहा है, वो आपका वी गोल्डन चाइल्ड। आप इसको नोट कर सकते हैं कि वी गोल्डन चाइल्ड ने इसको न्यूलिथिक रेवोल्यूशन का नाम दिया है। और किस बेसिस पे दिया है, आपको जिस तरीके से एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और एक स्टेबिलिटी वाला जो जीवन आपका आ रहा है न्यूलिथिक एज में, उसके आधार पर जो है इसको न्यूलिथिक रेवोल्यूशन का नाम दिया है। और इस टाइम पर क्या था कि मानव का जो जीवन जो है वो एक स्टेबिलिटी की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में। तो इस न्यूलिथिक की जो साइट्स हैं वो हम कई रीजन में इसको देखते हैं। सबसे पहला आपका आता है नॉर्थ वेस्ट रीजन, ठीक है। अब एक छोटा सा मैप यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, इससे थोड़ा समझना आसान रहेगा। आपको दिख रहा है ये मैप, ठीक है। तो इसमें जो आपका नॉर्थ वेस्ट रीजन है, नॉर्थ वेस्ट रीजन कौन सा हो गया आपका, ये वाला रीजन हो गया। तो यहाँ पर कौन से मेन साइट्स क्या है आपका, यहाँ मेहरगढ़, जो कि अपना आप में बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स है। और यहाँ से हमें किस चीज़ के जो है एविडेंस मिले हैं, वो हमें मिले हैं एक तो बार्ले के, दूसरा आपका वीट के, ठीक है, और तीसरा आपका है एविडेंस ऑफ कॉटन, एविडेंस ऑफ शीप एंड गॉड डोमेस्टिकेशन। तो तीन चार चीज़ हमें ध्यान रखनी है। मेहरगढ़ से हमें क्या मिला है, बार्ले के एविडेंस मिले हैं, दूसरा आपका वीट के मिले हैं, तीसरा आपका कॉटन के मिले हैं, कपास के, शीप भेड़ के और बकरी के यहाँ पे पाले जाने के हमें एविडेंस मिले हैं। और ये इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कहाँ से जो है हमें बार्ले के और वीट के एविडेंस में मिले हैं। तो उसका राइट आंसर है आपका मेहरगढ़। दूसरा इस तरह आपका आता है नॉर्थ इंडिया का। नॉर्थ इंडिया में आप यहाँ आते हैं, यहाँ, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर, आपका हिमाचल, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका आता है
नॉर्थ रीजन में। अब यहाँ पर दो साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों ही से ही आपका कोई बार क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहला आपका बुर्ज होम, ठीक। अब इस बुर्ज होम में जो है किस चीज के एविडेंस मिले हैं हमें? एविडेंस ऑफ ए पिट हाउस एंड द ब्यूरल ऑफ ए डॉग अलॉन्ग विद इट्स ऑनर। यहाँ पर जो गड्ढों में घर बने होते थे, जिसे हम गड्ढा घर बोलते हैं, गड्ढों के अंदर घर बने होते थे, उसके एविडेंस मिले हैं। और किस चीज के एविडेंस मिले हैं? दूसरा, यहाँ पर कुत्ते के अपने मालिक के साथ दफनाए जाने के एविडेंस मिले हैं। ये लिखा है आपका कि ब्यूरल ऑफ ए डॉग अलॉन्ग विद हिज ऑनर, मतलब अपने मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के एविडेंस हमें मिले हैं और इस पर क्वेश्चन पूछा भी है, ठीक। तो यहाँ पर बुर्ज होम जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हो जाता है। यहाँ पर किस चीज़ के एविडेंस मिले हैं? पिट हाउस के मिले हैं। दूसरा आपके किससे के मिले हैं? ब्यूरल ऑफ ए डॉग अलॉन्ग विद इट्स ऑनर, ठीक है। और दूसरा आपका साइट्स क्या है? गुफ कराल। गुफ कराल में हमें किस चीज़ के एविडेंस देखने को मिलते हैं? एक तो आपको मिलता है 2 चैम्बर्ड ड्वेलिंग पिट्स हैव बीन फाउंड। यहाँ पे जो 2 कक्षीय आवासीय जो गड्ढे हैं, एक तरीके से घर हैं, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आपके नॉर्थ रीजन में कौन कौन सी साइट्स हो गए? आपके बुर्ज होम हो गया आपका, और दूसरा हो गया आपका गुफ कराल। तीसरा आपका रीजन क्या है? सेंट्रल इंडियन रीजन एंड विंध्य रीजन। अब सेंट्रल इंडियन रीजन एंड विंध्य रीजन आपका आता है ये मिडिल वाला, ठीक है। इसमें कौन कौन सा है? एक तो है आपका कोल्डी हवा, ठीक है। यहाँ से हमें क्या क्या एविडेंस मिले हैं? एक तो एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन, ठीक है, यहाँ पे चावल के हमें जो है एविडेंस मिले हैं। और तीसरा है आपका महगढ़ा, ठीक है। यहाँ से आपको किस चीज़ के एविडेंस मिले हैं आपके? एक तो जो है एविडेंस ऑफ रेक्टेंगुलर कैटल पेन, आपको जो है आयताकार जो पशुओं का बाड़ा होता है, यहाँ पर पशु पाले जाते हैं, वो आयताकार पशुओं के बाड़ा देखने को मिला है। दूसरा आपको क्या मिला है? 3 गेट्स कैटल पेन। तीसरा आपको दूसरा मिला है यहाँ पे जो एक तरीके का 3 प्रवेश द्वार थे, मतलब 3 गेट्स थे अंदर गौशाला में जाने के। एक हमें उस चीज़ के एविडेंस यहाँ पे देखने को मिले हैं, ठीक है। ये आपका तीसरा रीजन हो गया है, ये आपका तीसरा रीजन हो गया है। चौथा रीजन है आपका यहाँ पर द मिड गंगा रीजन, जो आपका ये बिहार, मैं दोबारा से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो जो आपका चौथा रीजन है वो आपका क्या है? मिड गंगा रीजन, जो आपका यूपी एंड ये बिहार में यहाँ पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका चौथा रीजन है। इसमें जो है कौन सा साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है? वो आपका चिरांद, जो कि आपका बिहार में पड़ता है, जहाँ से क्या मिला है? बोन टूल्स मिले हैं, आपके हड्डी के उपकरण मिले हैं। दूसरा यहाँ से आपको क्या मिला है? दूसरा आपको क्या मिला है यहाँ पे? कम्युनिटी कुकिंग सेंटर, जो सार्वजनिक जो भोजन बनाने के जो केंद्र थे वो उसके एविडेंस हमें मिले हैं यहाँ पे। तीसरा हमें यहाँ पे क्या मिला है? यहाँ पे तीसरा हमें चावल के एविडेंस मिले हैं, राइस के एविडेंस मिले हैं। अब आपका जो आता है पांचवा, वो है आपका यहाँ पे पांचवा रीजन जो है आपका यहाँ पांचवा रीजन जो है आपका वो है यहाँ, वो है आपका ईस्टर्न रीजन। अब ईस्टर्न रीजन आपका कौन सा है? जैसे ये इंडिया का मैप था आपका, जो है ये जो ईस्टर्न रीजन है ये असम वाला, ठीक है। उसमें क्या है आपका दाऊजली जो हैंडिंग, जो एक साइट्स है वहाँ पे दाऊजली हैंडिंग, वो आपका असम में है। यहाँ पर हमें न्यूलिथिक एज के जो है कुछ एविडेंस मिले हैं। और जो छठा रीजन जो है वो है आपका साउथ इंडिया, ठीक है। यहाँ पर जो है अभी हमने स्टार्टिंग में एक जियोलॉजिस्ट का नाम पढ़ा था, क्या था? रॉबर्ट बुश फुट, जो क्या है? फादर ऑफ प्री हिस्ट्री, ठीक है। सबसे पहले जो है इन्होंने जो है डिस्क्राइब किया था एशमंड, जो राख के टिले हैं, राख के टिले जिसे एशमंड हम लोग बोलते हैं, ठीक है। कहाँ पर किया था?
लोकेटेड एट मैनी प्लेस इन साउथ इंडिया एज ए न्यूलिथिक। ठीक है, तो दक्षिण भारत के जो है कई स्थानों को जो है जो रॉबर्ट बुशफुट थे उन्होंने एशमंड के रूप में एशमंड जो न्यूलिथिक उसको जो है न्यूलिथिक साइट्स के रूप में उन्होंने बताया है कि जो साउथ इंडिया के जो कई स्थान हैं वहाँ पे जो राख के टीले मिले हैं उन्होंने बेसिकली जो है उन्होंने न्यूलिथिक एज का नाम दिया है कि न्यूलिथिक पीरियड के हैं। अब यहाँ पर क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं न्यूलिथिक की, जिसमें पहला क्या है आपका उतनूर है, जो आपका कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर किस चीज़ के मिले हैं, यहाँ भी एशमंड मिले हैं। दूसरा क्या है आपका क्या कोडिकल, जो आपका कर्नाटक में है, यहाँ से भी आपको एशमंड मिले हैं। इस पर क्वेश्चन पूछा भी हुआ है कि इनमें से कौन सी साइट से जो है एशमंड के एविडेंस हमें मिले हैं, जो राख के टीले हैं उसके एविडेंस मिले हैं। तो उसमें आप उतनूर भी देखोगे, कोडिकल भी देखोगे, और आपका जो है ये टिक्कल कोटा, मतलब 3-4 आपको नाम दे देगा, उसमें जिसमें नहीं होगा आप उसको टिक करोगे। तीसरा आपका कौन सा है, नागर जो है कोंडा है, नागार्जुन कोंडा है। चौथा आपका जो है टिक्कल कोटा है। तीसरा पांचवा है आपका पिकली हल है, और छठा है आपका हल्लूर है, फिर है आपका मास्की एंड देन ब्रह्मगिरी है। तो जितनी भी साइट्स हैं न्यूलिथिक साइट्स हैं, यहाँ से आपसे क्वेश्चन एशमंड का क्वेश्चन है कि एशमंड के एविडेंस हमें कहाँ से मिले हैं। दूसरा क्वेश्चन इनके स्टेट से मैच कराने के लिए आपसे पूछ सकता है। इसलिए जो है इसको जो है साइट्स को हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ से हमें मतलब न्यूलिथिक एज के एविडेंस मिले हैं या एशमंड के एविडेंस मिले हैं। अब इसको याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं हम, कुछ सोचो, इसके लिए हम क्या ट्रिक अपना सकते हैं, कुछ बन रहा है इससे। कुछ थोड़ा थोड़ा बन सकता है। अगर हम इसको थोड़ा ऊपर नीचे करें तो यू से क्या बन सकता है, उसने। मस्की से क्या बन सकता है, मुझसे। कोडिकल से क्या बन सकता है, कहा। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारा नाम, तुम्हारा से क्या बनेगा यहाँ, टिक्कल कोटा। उसने मुझसे कहा तुम्हारा नाम से क्या बनेगा, नागार्जुन कोंडा। नाम पिकली हल से क्या बनेगा, पिंकू रख लो, कुछ भी रख लो, इसमें पिंकी रख लो, अगर गर्ल्स है तो पिंकी रख लो, बॉयज है तो पिंकू कह लो। पिंकी है से क्या बनेगा, हल्लूर है। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारा नाम पिंकू है या पिंकी है। अब इसमें क्या आ गया आपका, सारी साइट्स आ गई। उसने क्या किया, उतनूर। मुझसे कहा, मस्की। कहा मतलब कोडिकल। तुम्हारा टिक्कल कोटा। और नाम आपका क्या आ गया यहाँ पर, नागार्जुन कोंडा। पिंकू मतलब पिकली हल आ गया, और है मतलब हल्लूर आ गया। ठीक है, तो जितनी भी ज़्यादातर साइट्स हैं अगर आप उसको इस नाम से याद रख सकते हो। अगर आपको ये सेंटेंस याद रहेगा तो आप जो है उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ ये साइट्स जो है आपकी न्यूलिथिक साइट्स है और साउथ इंडियन साइट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम आपको जो आप है वो आसानी से जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अभी तक हम जो देखा वो स्टोन एज के बारे में देखा, और कि 3 पीरियड में डिवाइडेड है आपका, पैलेलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक पीरियड में। और तीनों की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, तीनों की हमने साइट्स को देखा। इसी से ही आपका क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता। आपको जितना भी आप अभी तक बताया है उसी में से ही आपको क्वेश्चन कई बार देखने को मिल जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यहाँ इन चीज़ों को लेकिन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, स्पेशली साइट्स
और जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसी को आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। तो जो ये आपका पहला टॉपिक था स्टोन एज का, जिसमें आपके पैलेलिथिक है, मेसोलिथिक है, न्यूलिथिक है, वो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे चालकोलिथिक पीरियड, किस तरीके से जो है, जिसे हिंदी में हम ताम्रपाषाण काल भी कहते हैं, तो किस तरीके से जो है वहाँ पे धातु का यूज़ होने से उसका नाम जो है चालकोलिथिक पीरियड पड़ा है। ठीक है, तांबे का यूज़ किया गया, तांबे के उपकरण का यूज़ किया गया। तो इसके बाद हम चालकोलिथिक एज को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखेंगे, एंड देन इस यूनिट से कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इससे हमारे कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं या कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी आप इसको कोशिश करिए कि जितना अच्छे से आप रिवाइज कर सकते हैं साइट्स को, उतना आप रिवाइज करिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू।